गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज उत्तराखंड पीसीएस 2016 प्री का फर्स्ट पेपर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पेपर यानी कि जनरल स्टडीज का 150 क्वेश्चन आते हैं और इन्हें एक बार में ही हम लोग पूरा कर लेंगे। तो इसमें है जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। तो लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है, और लॉर्ड कर्जन। तो ये नाम था लॉर्ड डलहौजी का। और लॉर्ड डलहौजी आप जानते हैं व्यवगत सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं के समय में भारत में प्रथम रेलवे चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था। हेस्टिंग नहीं था, कैनिंग, एमस्टर्न, ऑकलैंड। तो कौन था। लॉर्ड कैनिंग था। और ये भारत का यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय फिर बना था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर और सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने इसकी स्थापना कानपुर में की थी। और 1 सितंबर 1928 को भारत नौजवान सभा के सभी सदस्य मिल करके इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में अपना विलय कर दिया था और इसका नया नाम दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्लाह। तो इसमें सूर्यसेन संबंधित नहीं थे। यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्लाह ये तीनों थे। सूर्यसेन ये इन्होंने चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया था और उसके लिए इनको चटगांव शस्त्रागार में लूटपाट की थी। उसके कारण इनको मिला था मृत्युदंड। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति यानी प्रजाति नहीं है। यक्ष, नाग, खासी और किन्नर। देखिए, यदि आप लोगों ने लोअर पीसेस का पेपर देखा होगा तो ये उसी को फिर से दोहराया है। तो इसमें यक्ष, नाग, खासी और किन्नर, तो इनमें कौन से ऐसे नहीं थे बताइए प्राचीन जनजाति। इसमें खासी जनजाति नहीं थी, यक्ष भी थे, नाग भी थे, किन्नर भी थे यहाँ की प्राचीन जनजातियों में। अगला प्रश्न है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 में हुआ था। किसके किसके बीच। यहाँ पर यानी गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह और नेपाल के गोरखा आक्रमणकारियों के बीच में लड़ाई हुई थी। खुड़बुड़ा देहरादून में है, तो यहीं पर इनकी लड़ाई हुई थी। अगला है, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी। श्रीदेव सुमन, बद्री दत्त पांडे, पीसी जोशी या मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह तो हो भी नहीं सकते हैं, श्रीदेव सुमन भी नहीं हो सकते हैं। तो अब बद्री दत्त पांडे और पीसी जोशी हैं। तो इनमें से कौन सा था। तो बद्री दत्त पांडे ने सबसे पहले 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग की थी। सिगौली या जिसे सुगौली की संधि भी कहते हैं, ये कब हुई थी। 1800, 1803, 1805 और 1815, ये इसी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के मध्य हुई थी। 2 दिसंबर 1815 में हुई थी। इसमें नेपाल की तरफ से
महाराजा गुरु गजराज मिश्र, और कंपनी की ओर से कर्नल ब्रिड्सा ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। और ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट यानी क्वेश्चन है, ये फिर से पूछा जा सकता है। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? सुंदरलाल बहुगुणा, चंद्री प्रसाद भट्ट, कल्याण रावत या गौरा देवी? तो आप लोग जानते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गौरा देवी हो जाएगा। क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा तो इनका जो आंदोलन में वो भागीदारी है वो टिहरी से शुरुआत हुई थी। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। इन्होंने 885 ईस्वी में चांदपुर गढ़ में परमार वंश की स्थापना की थी। फिर बाद में राजा अजयपाल ने चांदपुर गढ़ से अपनी राजधानी को पहले देवलगढ़ ले गए, फिर उसके बाद श्रीनगर ले गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? यूराल, अरावली, एंडीज और अल्पेशियन। तो इसमें वलित पर्वत नहीं है आपका एंडीज, ठीक है, बाकी यही है सब। और प्राचीन वलित पर्वत की बात कर रहा है, यूराल, अरावली और अल्पेशियन, ये सब प्राचीन वलित पर्वत हैं। और आप लोग जानते हैं कि ये जो अरावली है वो प्राचीनतम श्रेणी में आता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? ज्वालामुखी शंकु, मोनार्डनाक, अवशिष्ट पर्वत, अपरदनात्मक जलप्रपात। तो इसमें ज्वालामुखी स्थूल एक मूल स्थान है, कह रहा है कि निम्नलिखित में एक मूल स्थल रूप है। तो मूल स्थल रूप कौन है? ज्वालामुखी शंकु। क्योंकि ज्वालामुखी का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण वो उसके मुंह पर जो जमा हो जाता है, ठीक है, उसमें उसके रूप में बनाए यानी कि निर्माण होता है, तो इसका ज्वालामुखी शंकु है। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, सबसे अधिक यानी कि तटीय अपरदन, तटीय का मतलब कि तट किनारा किससे कटता है? लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से या सुनामी लहरों से? तो सबसे ज़्यादा लहरों से, क्योंकि लहरें बार बार उसमें टक्कर मारती रहती हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? तो क्षोभ मंडल है। और सब जितने भी जलवायु संबंधी प्रक्रियाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। फिर है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग जो 40,000 किलोमीटर के करीब है, ये 36,000 किलोमीटर है, तो लगभग ये 40,000 किलोमीटर के करीब है। इसके बाद है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? कनारी, क्यूरोसियो, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट। तो इसमें है कनारी। कनारी के अलावा जितने क्यूरोसियो, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, ये सब प्रशांत महासागर की धाराएं हैं, जबकि ये उत्तरी अटलांटिक की धारा है, कनारी की धारा। अगला प्रश्न है, साप्टा दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता का गठन किस वर्ष हुआ था? यानी साप्टा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1977, 93, 85 और 96, इसका गठन हुआ था 1993 में। और जितने भी यानी दक्षिण एशियाई यानी सार्क देश हैं वो सब इसके वो थे, सदस्य थे। अब पहले 7 थे, अब 8 हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? उष्णकटिबंधीय वर्ष, मानक समय, चंद्रमास और दिवस यानी कि दिन। तो इसमें यानी कि मानक समय क्या होता है? देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्ष भी होता है, चंद्रमास भी होता है, दिवस भी होता है। जो मानक समय है ये समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है, क्योंकि मानक समय का मतलब होता है कि किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों द्वारा व्यवहार में जो स्वीकृत समय होता है उसे मानक समय कहते हैं। जैसे भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? मिर्जापुर या नैनी से लिया गया है, तो वो भारत के लिए सिर्फ मान्य है और वो सब के लिए नहीं है। तो इसमें कह रहा है प्राकृतिक इकाई, जबकि
उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास और दिवस यानी दिन का समय यानी प्राकृतिक रूप से निर्धारित होता है और ये मानव द्वारा निर्धारित होता है। अब अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न कह रहा है बादल परिणाम होते हैं। बादल किसके परिणाम के कारण बनते हैं? वाष्पीकरण के द्वारा, सामान्य ताप ह्रास के दर से, या कैटाबैटिक ह्रास के दर से, या संघनन से। तो बादल का जो निर्माण होता है वो जो जलवाष्प होती है, जब वो संघनित हो जाती है तब यानी कि बादल बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? डोडी ताल उत्तरकाशी, देवरिया ताल टिहरी, पेनी ताल चमोली और वासुकी ताल रुद्रप्रयाग। तो इसमें जो देवरिया ताल है ये गलत है, ये टिहरी में नहीं है बल्कि ये रुद्रप्रयाग में है। तो इसका मतलब है ये गलत हो गया। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर है टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली जिला, पौड़ी गढ़वाल। तो ये टिहरी गढ़वाल में है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग गढ़वाल हिमालय के एक जो है यानी कि महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। यहीं से भिलंगना नदी क्या होती है? निकलती है। अब इसके बाद पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? अलकनंदा, काली, गोमती, शारदा नदी की। तो यानी पूर्वी धौली जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? ये काली नदी की सहायक नदी है। तो ये काली नदी की सहायक नदी के रूप में है क्योंकि काली नदी का उद्गम पिथौरागढ़ से दूर तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित जास्कर श्रेणी से होता है और जहाँ है काला पानी वहीं से होती है इसकी उत्पत्ति। और इसी से ही संबंधित होगी, आपको याद होगा, सुगोली की संधि। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? गोविंद, गंगोत्री, राजाजी या कार्बेट? कार्बेट तो पहले ही से था, 2016 की बात कर रहा है। ठीक है, तो 2016 में राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर में नहीं था, पहले ये प्रोजेक्ट एलिफेंट में था। इसे प्रोजेक्ट टाइगर कर दिया गया और इसमें कई अब टाइगर छोड़ दिए गए हैं। कलियासोंड भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ पर है? चंबा नरेंद्रनगर के बीच, कोटद्वार दुगड्डा के बीच, अगस्त मुनि गुप्त काशी के बीच, श्रीनगर या रुद्रप्रयाग के बीच। तो इसमें ये जो यानी उत्खनन क्षेत्र है, सॉरी ये भूस्खलन क्षेत्र, ये श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य है। ये कलियासोंड नामक जगह है और ये श्रीनगर रुद्रप्रयाग में जो राष्ट्रीय हाईवे जाता है निकलता है उसी में पड़ता है। ये उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब समझते हैं कि इधर से लेकर के इधर की तरफ। तो पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, अंत वाला यहाँ होगा, शुरुआत वाला यहाँ होगा। केदारनाथ, अस्कोट, नंदा देवी, विंसर। केदारनाथ, नंदा देवी, अस्कोट, विंसर। केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर, अस्कोट, नंदा देवी। केदारनाथ, विंसर और अस्कोट। तो इसमें सबसे जो पश्चिम क्षेत्र में आता है वो केदारनाथ आता है। तो अब आपका 1, 2 और ये 3 इनमें से निश्चित हो गया। अस्कोट जो है वो सबसे अंत में है। तो अस्कोट सिर्फ और सिर्फ किस में आता है? इसमें आता है। तो ये हो जाएगा। तो केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर और अस्कोट, ये हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है 26वां। इसमें कहता है कि सूची 1 और 2 से मिलाइए। दोआब और नदियाँ। विष्ट दोआब, वारी दोआब, रसना दोआब, चाज दोआब। रावी और चिनाब, रावी और ब्यास, ब्यास और सतलज, सतलज और झेलम। अब इन्हें क्या चीज़ करना है? हमें मिलाना है। तो इसमें पहला है, पहले को यदि हम देखें तो विष्ट दोआब है,
जो विष्ट दोआब है वो ब्यास और सतलज के मध्य, ठीक है। तो पहले का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें पहले में 3 कौन सा है, सिर्फ ए ही दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो विष्ट दोआब, ब्यास और सतलज, बारी दोआब, रावी और ब्यास, फिर है रचना दोआब, तो रावी और चिनाब, और चाज दोआब, इस चिनाब और झेलम। तो ये आपका यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के मध्य भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? अरावली की पहाड़ियाँ, सिंधु नदी, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? किसकी बात कर रहा है, देखिए जैव विविधता के अनुसार संवेदनशील स्थान। तो इसमें संवेदनशील स्थानों में आता है पश्चिमी घाट। जैव विविधता की इसमें है कि जैव विविधता जो है वो किसी जैविक तंत्र के अंतर्गत जो स्वास्थ्य होता है उसका, उसे रिप्रेजेंट करता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? इसमें कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय मानसून वन, उपोष्णकटिबंधीय मानसून वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क मानसूनी वन, या शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत, यानी कोपेन ने जिस प्रकार का जलवायु का वर्गीकरण किया है उसमें बंगाल और उत्तर पूर्वी भाग शुष्क सर्दी सहित उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, इसमें सूचियों को मिलाना है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, वेरीनाग सोता, महाबलेश्वर, छोटा नागपुर पहाड़। अब इसमें कौन कौन सी नदियाँ इनमें से गुजरती हैं ये हमको बताना है। तो इसमें ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कावेरी नदी, वेरीनाग सोता, झेलम, और क्योंकि झेलम का उद्गम स्थान वेरीनाग से होता है, ठीक है। कृष्णा नदी का जो उद्गम है महाबलेश्वर से होता है पश्चिमी घाट के, और सुवर्ण रेखा छोटे नागपुर से। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा सब एक दूसरे से सम्मिलित है। कावेरी ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है, झेलम वेरीनाग से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, सुवर्ण रेखा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी और महानदी। तो इसमें गोदावरी ही सबसे लंबी नदी है, ये लगभग 1500 किलोमीटर करीब लंबी है। गंगा के बाद भारत में ये सबसे लंबी नदी है और इसीलिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तारित प्रतिशत वाला राज्य है। सिंचाई यानी सबसे ज़्यादा किस में होती है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या मध्य प्रदेश में। तो सर्वाधिक सिंचाई विस्तारित वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। कुल बोए गए क्षेत्रफल में सर्वाधिक भाग में सिंचित क्षेत्र पंजाब में पाया जाता है, लेकिन यदि हम क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जाती है उसे रोहिणी, IRS, कार्टोसेट या इनसेट किस नाम से जाना जाता है? तो उसे इनसेट के नाम से जाता है। इनसेट, INSAT। तो यानी कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, इसके द्वारा भू-स्थिर उपग्रहों की एक श्रृंखला छोड़ी जाती है जो मौसम विज्ञान से संबंधित होती है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? याद है दक्षिण गंगोत्री? ये अंटार्कटिका है, ठीक है। अंटार्कटिका में भारतीय जो शोध संस्थान है उसे दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है क्या? सरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट। इसमें सरकार तट नहीं, सरकार तट है वो, ठीक है। तो इसे तमिलनाडु वाले समुद्र तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। 35वां प्रश्न है,
कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो इसमें सबसे पहली बात है कि जो यानी भाखड़ा नांगल परियोजना से उत्तर प्रदेश तो प्राप्त नहीं करता। जब उत्तर प्रदेश प्राप्त नहीं करता तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, आपका डी खत्म हो गया। फिर उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश नहीं प्राप्त करता तो ये भी नहीं होगा, फिर जम्मू कश्मीर नहीं प्राप्त करता तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लिए है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? 64 है ना, किसके लिए, प्रधानमंत्री के लिए। तो अब इसमें बताइए कि कौन सा ऐसा है जिसके द्वारा नियुक्त की जाती है, किसकी, मुख्यमंत्री की। इसमें बताया जाता है कि 63 में बताया गया है राज्यपाल मंत्रिपरिषद की बात करता है, और 64 में मुख्यमंत्री की बात करता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री और उसके साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उसकी सलाह पर राज्यपाल करता है 164 के अंतर्गत। और इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, प्रश्नोत्तरी भी डाली हुई है, आप लोग इसे आसानी के साथ देख सकते हैं, बहुत सरल भाषा में समझाया है। उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 5। राज्यसभा से कितने? 3। उत्तराखंड की विधानसभा में मनोनीत सदस्य कितने हैं? तो मनोनीत सदस्य कितने हैं बताइए? किसी भी विधानसभा में मनोनीत सदस्य एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो एक ही, अब वो भी समाप्त कर दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, जिसे आप लोग लवासना बोलते हैं, जहाँ पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है, तो कहाँ पर है वो? मसूरी में। हैदराबाद में आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय पुलिस अकादमी। अगला प्रश्न है 40वां। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एपी नवानी और ए के दास और जीएस नेगी और एमएस भंडारी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा करता है। ठीक है, तो नवानी याद रख लीजिए, एपी नवानी पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, महिला राज्यपाल कौन थी? कमला बेनीवाल, मृदुला सिन्हा, मार्गरेट अल्वा या शीला दीक्षित। तो इनमें शीला दीक्षित तो थी नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ यानी कि बेनीवाल भी कोई नहीं थी, मृदुला सिन्हा थी, और एक मौर्य थी, जिन्हें वो ले लिया गया था इस्तीफा, और वर्तमान में वो क्या बनी हैं, उत्तर प्रदेश से विधानसभा सदस्य बन गई हैं, यानी एमएलए बन गई हैं। तो मार्गरेट अल्वा ये हैं, और ये प्रथम महिला राज्यपाल थी उत्तराखंड की। अगला है प्रश्न, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित किन संस्थाओं की आवश्यक माना जाता है? अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्याय व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, या उपरोक्त सभी। देखिए ये सभी हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, तो वित्त आयोग क्या करता है, उनमें केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारा करता है। और एकल न्याय व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं भी सब जगह क्या हैं, फैली हुई हैं, तो ये हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? और आप लोग जानते हैं अब ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो था, तो कितना, 370। अब ये भी नहीं पता होगा तो क्या होगा। अनुच्छेद 1 में राज्यों का वर्णन किया गया है, कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं। 360 के अंतर्गत क्या आता है, वित्तीय आपात। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? तो इसमें किसके अंतर्गत है?
13 समानता का अधिकार नहीं, 14 एवं 15, 14 और 15 ये तो नहीं होना चाहिए, 15 और 16, हाँ 15 और 16 होगा, ठीक है। क्योंकि अभी जब आर्थिक रूप से पिछड़े को आरक्षण की बात आई थी तो 15 और 16 में ही संशोधन किया गया था, 18 में तो होगा ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 17 जो है ये यानी कि अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत करता है, तो ये समानता की बात करता है। तो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में परिवर्तन किया गया है, ठीक है। कुछ इनमें से इसी के अंतर्गत परिवर्तन किया गया है कि उनको इनके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 ये तो स्वतंत्रता संबंधित है। 21, 20 और 22, 22 तो होगा नहीं। अब बताइए बी और सी में कौन सा होगा? तो इसमें आता है ये 21, ठीक है। तो 21 आप लोगों को याद होगा कि 20 और 21 ये दोनों किससे नहीं, जब वो होता है आपातकाल तब भी ये दोनों नहीं हटाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? देखिए, जहां पर भी आए का, वहां पर अनुसूचित जनजाति का गठन, खा आए तो वो हो गया जो क्या बोलते हैं ओबीसी आयोग का गठन। तो यहाँ पर 338 का के अंतर्गत 338 में आप समझ लीजिए, 338 में पहले अनुसूचित जाति जनजाति था, अब सिर्फ ये अनुसूचित जाति के लिए रह गया, ये अनुसूचित जनजाति, और 338 खा में आ जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग के संबंध में मुख्यतः है महासभा से, आर्थिक परिषद से, न्याय परिषद से और सुरक्षा परिषद। देखिए, महासभा से जो है ना नहीं है, और ना ही इन सब में सुरक्षा परिषद है, क्योंकि उसमें बहुत 15 ही सदस्य हैं और 5 सदस्य वो स्थायी सदस्य हैं, उसी में स्थायी सदस्य बढ़ाने की मांग की जा रही है। भारत में सार्क सम्मेलन सबसे पहले कब आयोजित किया गया? 86, 95 और 2007, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में 1986 में सार्क सम्मेलन का आयोजन किया गया था बेंगलोर में। तो इस बात 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। 97 का रियो डी जेनेरो, नैरोबी, क्वेटा और न्यूयॉर्क में। तो ये क्योटो में किया गया था और उसी के नाम से क्योटो प्रोटोकॉल बना है। भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित हैं पहल न करना, सम्मिलित है एक तरफा प्रतिबंध, सम्मिलित है न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, सही है। तो ये क्या हो गए? सभी हैं। देखिए, ये कह रहा है कि भारत का परमाणु सिद्धांत यानी भारत परमाणु अस्त्र किन किन परिस्थितियों में प्रयोग नहीं करेगा। तो भारत सबसे पहले कहता है कि हम किसी पर क्या नहीं करेंगे? परमाणु हमला नहीं करेंगे। दूसरा कि हमने अपने ऊपर खुद प्रतिबंध लगा रखा है, और न्यूनतम विश्वसनीयता निवारण, हमने मिनिमम डिटरेंस अपनाया है, ना कि हम उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। यानी कि दूसरे जो देश हैं उनसे उन्हें हमने उनकी सुरक्षा, उनसे अपनी सुरक्षा के लिए ये बात की है। अब अगला है 2001 में ब्रिक्स शब्द किसने गढ़ा था? ठीक है, जिम ओनील, बराक ओबामा, जॉन केनेडी और व्लादिमीर पुतिन। तो इन्होंने ब्रिक्स शब्द किसने गढ़ा था? जिम ओनील ने गढ़ा था, इन्होंने इसका नाम दिया था। ये एक आर्थिक विश्लेषण है जिन्होंने ब्रिक का मतलब जिसमें दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित नहीं था, अब वही हो गया बन करके ब्रिक्स नाम दे दिया गया। एस का मतलब साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक में जो देश थे, भारत था, तो ब्राज़ील था और चाइना था, तो इन्हें मिला करके बनाया गया था। एस में अब सम्मिलित हो गया है दक्षिण अफ्रीका। किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण का प्रथम चरण शुरुआत हुआ?
उदारीकरण शुरुआत हुआ 1991। अब ये समझिए किसके शासनकाल में होगा, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी या देवगौड़ा। तो किसके समय में हो गया, पीवी नरसिम्हा राव। इस समय जो वो थे वित्त मंत्री थे, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। 2016 में निम्नलिखित में किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई। अभी 2016 का था ना, तभी का था। IRLD, अकाली दल, TMC और AIMDK DMK। अब इन्हीं से ही आप देख लीजिएगा। वैसे उस समय TMC, तो TMC ये ममता बनर्जी की पार्टी है, इन्हें दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था कहा था। वीनर, रजनी कोठारी, ऑस्टिन या भीखू पारिक। तो यहाँ पर भारतीय तो कोई थे नहीं, अच्छा सॉरी, रजनी कोठारी थी, ठीक है। तो यहाँ पर रजनी कोठारी इन्होंने बताया था, ये तो अर्धसंघीय शासन प्रणाली बोलते हैं एक दलीय प्रभुत्व शासन वाली प्रणाली है ये, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ कांग्रेस का ही वर्चस्व था भारत में। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। निर्विवाद रूप से भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये आता है। तो निर्वाचन आयोग राष्ट्र यानी दलों को मान्यता प्रदान करता है, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GV के राव और सरकार योग। तो इसमें किस समिति ने सिफारिश की थी, तो यानी न्याय पंचायतों के गठन की। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। तो इसका जो है यानी कि इसका उत्तर, अब देखिए ये तीनों इन्हीं से ही संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर होगा अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता ने न्याय पंचायतों की बात नहीं की थी, पंचायती राज की बात की थी। और न्याय पंचायतों के गठन की बात किसने की थी, अशोक मेहता ने की थी। ये प्रश्न समझिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से कौन उल्लेख है। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, कोई नहीं। अब बताइए किसमें हो जाएगा, ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है, तो राज्य सूची में हो। निम्नलिखित में से कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय सुशासन से संबंधित नहीं है। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, जन उपयोगी सेवाएं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो यहाँ पर लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये राज्य सरकारों से संबंधित है, यानी कि इसमें इसी का ही स्थानीय सुशासन का नहीं है। स्थानीय सुशासन का मतलब हो गया कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जन उपयोगी सेवाएं, ये सब उपलब्ध कराएं। लोक व्यवस्था इनका नहीं है। लोक व्यवस्था ये राज्य सरकार अथवा यानी पुलिस का कार्य है, ये समझ लीजिए। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों को अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण प्रदान करता है। अब देखिए 243 में तो पूरा है, तो 243 A, B, C और D, तो इसमें ना A में, ना B में, ना C में, बल्कि किसमें है, 243 D में आता है। सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। सेवा का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, ग्रेट ब्रिटेन से या चीन से। तो सेवा का अधिकार की अवधारणा ये ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई थी। इसमें जनता को यह अधिकार है कि वो कुछ सार्वजनिक सेवाओं को तय अवधि में पाने का अधिकारी होती है, ये से बोला जाता है सेवा का अधिकार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 16-17 के बजट में निम्नलिखित मदों में से सर्वाधिक राशि आवंटित की गई थी या की गई है। स्कूली शिक्षा, कृषि विकास, औद्योगिक विकास और सड़क निर्माण। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो निर्धारित किया गया था
वो स्कूली शिक्षा के लिए उस समय था। अब वर्तमान में तो देखना पड़ेगा कि आप लोगों को किस में है। इन्हीं के आधार से आप निर्धारित कीजिए कि करंट में उत्तराखंड से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी? शारदा, खदेरी, पथरी या टिहरी? निर्विवाद रूप से पथरी है, सॉरी टिहरी है। ठीक है, तो टिहरी परियोजना 260.5 मीटर ऊंचा ये काफर बांध बनाया गया है और इसे राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है और ये एशिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो एशिया का तो ये सबसे ऊंचा और काफर बांध की बात हो रही है और विश्व का चौथा है। उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है, तो हरेला पर्व किससे संबंधित है? पौधारोपण से, लोक नृत्य, पशुपालन, इनमें से कोई नहीं, यही है, पशु पौधरोपण से। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? बिल्कुल जौली ग्रांट देहरादून में है। 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शन करने आए? 15 की बात कर रहे हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ। ठीक है, तो कहाँ पर आएंगे? ज़्यादातर बद्रीनाथ में है, क्योंकि बद्रीनाथ में सीधे गाड़ियों से वो है, सेवा है। बाकी और जगह गाड़ी से सेवा सीधी नहीं है, इसलिए ज़्यादातर जो पर्यटक हैं वो सीधी अपनी गाड़ी से बद्रीनाथ तक पहुंच सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? रुद्रप्रयाग की सबसे कम है या बागेश्वर की या चंपावत की या चमोली की? तो किसकी कम है? सबसे कम रुद्रप्रयाग, सर्वाधिक हरिद्वार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदारी है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या चीन? तो आप लोग जानते हैं कि चीन सबसे ज़्यादा भागीदारी है, अभी भी, वर्तमान में भी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में कब लागू की गई या कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ हुई थी 1999 से 2000 के मध्य। तो इसमें कृषि बीमा योजना की बात किया जा रहा है, यानी कृषि उत्पादों में जोखिम को ध्यान में रखते हुए ये कृषि मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें किसानों को जोखिम सुरक्षा के रूप में इसे बीमा को जारी किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है? पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और राजस्थान। ये तो दोनों छोड़ दीजिए, इन दोनों में से एक चुनाव करिए, पंजाब में या हरियाणा में। ठीक है, तो किस में है? हरियाणा में है। इसके बाद पंजाब का नंबर आता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचतों का निम्न स्तर या गैर मौद्रिक उपभोग। एक पूछ रहा है राष्ट्रीय आय की गणना किन आधारों पर की जाती है? तो इसमें यह गैर मौद्रिक उपभोग, इसके ये जो है राष्ट्रीय आय गणना में एक समस्या पैदा करता है। बचतों का निम्न स्तर भी है, मुद्रास्फीति भी है, अल्प रोजगार भी है, लेकिन गैर मौद्रिक उपभोग है। गैर मौद्रिक उपभोग का मतलब हुआ कि बहुत से ऐसे सामान हैं जो वस्तु विनिमय के द्वारा लिए जाते हैं, यानी कि लोगों को कई बार ऐसा होता है कि लोग कार्य करते हैं, उसके बदले उनको पैसा नहीं मिलता है और उन्हें कुछ दूसरी वस्तुएं मिल जाती हैं, खाद्य चीज़ें मिल जाती हैं। इस तरह से इसमें जो राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में एक सबसे महत्वपूर्ण है गैर मौद्रिक उपयोग। ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाला स्रोत है, प्रत्यक्ष नहीं है। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? आरबीआई बिल्कुल नहीं है, नाबार्ड, एलबीडी और एसबीआई। एसबीआई भी नहीं है, नाबार्ड है। तो इसके लिए नाबार्ड ये पुनर्वित्त प्रदान करता है। नेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो है
बना ही इसलिए गया है कि पुनर्वित्त करने के लिए। नाबार्ड का 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय, देखिए 14वें वित्त आयोग ने दिया है, अब 15वां वित्त आयोग देख लीजिएगा कौन है, एनके सिंह है। उसके देख शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों का आवंटित करने वाले की मात्रा कितनी है, इस बार भी पूछ सकता है। तो इसमें जो मात्रा है वो 42% है। इसके बाद है अगला प्रश्न, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? निर्माणक क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या ऑटोमोबाइल क्षेत्र? तो कौन करता है? सेवा क्षेत्र करता है। ठीक है, एफडीआई सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, और यही विकास भी सबसे ज़्यादा करता है, और इसी में ही पेमेंट भी सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से वर्तमान 3 क्षेत्र है ना, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक में आता है सेवा क्षेत्र, और जो यानी कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र का आता है ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ऊर्जा क्षेत्रक अब जो है यानी ऊर्जा क्षेत्रक भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन सेवा क्षेत्रक ही प्रमुख रूप से है। जैसे कि जो एफडीआई है सबसे ज़्यादा इस समय भारत में किस में आ रही है, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसमें आ रही है, और वो सेवा क्षेत्र से संबंधित है। बैंकों में आ रही है, वो भी सेवा क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो उस समय की बात कर रहा है, आरबीआई का गवर्नर सुब्बाराव, सी रंगराजन, रघुराम राजन, ठीक है, या उर्जित पटेल? तो उस समय यानी 16 में शायद उर्जित पटेल थे। कमेंट करके मुझे बताइए कि वर्तमान में भारत के आरबीआई के गवर्नर जनरल यानी गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? तो मानव विकास संयुक्त यानी सूचकांक जो है वो जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति आय, इससे संबंधित है। भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? ये बहुत प्रश्न इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है। 1 हेक्टेयर से कम जो है उसे सीमांत बोलते हैं। ब्रिक संघ किस वर्ष से ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? यानी कि विक जो है ना, ब्रिक्स में किस संबंधित, देखिए 2 प्रश्न इसी से पूछ लिया गया था। तो ये किस वर्ष बना? 2010 में। जब 2010 में इसमें अफ्रीका भी, साउथ अफ्रीका यानी सम्मिलित किया गया, तो ब्रिक किस में बन गया? ब्रिक्स में बन गया। ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, ठीक है, ब्राज़ील, रूस, ब्राज़ील का यानी कि ये ब्राज़ील हो गया, और भारत, रूस और चाइना, BRIC था। अब एस लग दिया तो ब्रिक्स हो गया 2010 से। अब है वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में 2014 में कौन सा स्थान था? अब देख लीजिए, प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, तो कौन सा स्थान था? उस समय 8वां स्थान था। फिर है ओपेक, ये निम्नलिखित में से किस विशेष बल पर देता है? पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम की कीमत पर नियंत्रण। तो ये इन दोनों पर, तो पेट्रोलियम उत्पाद देशों का ही तो ये क्या है, एक संगठन है, तो ये दोनों में नियंत्रण भी करता है और उत्पादन पर भी नियंत्रण करता है, या उत्पादन भी करता है। वैश्वीकरण निम्नलिखित में से नहीं है। आयात शुल्कों में कटौती, आयातित लाइसेंस में समाप्ति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश। वैश्वीकरण की बात कर रहा है कि वैश्वीकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में इक्विटी का निवेश ये नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ सरकार लगाती है, इसमें वैश्वीकरण का कोई खास फर्क यानी वो नहीं होता है। विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो विश्व बैंक में 189 देश हैं, 189। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है?
यानी कि विश्व स्पर्धात्मक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व आर्थिक फोरम करता है इसके लिए। सार्क सदस्यों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हापुड़ में स्थित है। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निम्नलिखित में से कब प्रभावित हुआ? तो इसके लिए 2005 में बना था ये। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब पोटा वगैरह बना था वो सब इसी के साथ था, बना हुआ था। इसके बाद है ट्रिम्स का पूरा नाम, TRIMS। इसका पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वायरमेंट मैसेज, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मैसेजर्स। जीन क्या है पूछता है, तो जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है। ये डीएनए, आरएनए और हिस्टोन का एक भाग है। तो इसमें जीन जो है वो डीएनए का एक भाग है। इसका उत्तर ये होगा। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त, फेफड़ा, हृदय या गुर्दा। तो इससे रक्त प्रभावित होता है, थैलेसीमिया। फिर है निम्नलिखित में से किसमें नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे यानी कि किया और कब? तो इसने सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का कब प्रयोग किया और किसने किया? तो इसमें है नोरियो टानीगुची। 1974 में इन्होंने सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, ठीक है, अब ये देहरादून, ऋषिकेश, कालसी और हरिद्वार। तो इसमें कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, निम्नलिखित में से इसका जो मुख्य है वो पशुओं का जो यानी पशुओं की नस्ल में सुधार करना है। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ठीक है, जलवाष्प भी है। तो अब इसमें चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, आपका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मेथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर जलवाष्प। इसका उत्तर जो होगा वो सी होगा, ये वाला होगा, ना कि डी होगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। अगला प्रश्न है निकल कैडमियम NiCd बैटरी का प्रयोग, यानी निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किस में होता है? तो इसका कैलकुलेटर में भी होता है, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी होता है और ट्रांजिस्टर में भी होता है। कार्डलेस जैसे मोबाइल वगैरह, तो सभी में होता है इसका। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? ये न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया है, विखंडन है, बिल्कुल सही है। तारों में ऊर्जा उत्पन्न करता है, बिल्कुल ये भी सही है। और नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा, सॉरी, तारों में जो है ना नहीं है, तारों में नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, तो इस यही हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, नाभिकीय विखंडन यहाँ नहीं होता है, ये नाभिकीय संलयन से होता है। और एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये भी सही है, नाभिकीय रिएक्टर में भी ये होता है। फिर अगला है कि सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं, प्लस और यानी कि माइनस ग्लूकोज, माइनस माइनस ग्लूकोज उपरयुक्त दोनों, या प्लस और माइनस ग्लूकोज यानी ग्लैक्टोज। तो इसमें प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ कि इसमें सेलुलोज और स्टार्च
दोनों होते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा प्लस और माइनस ग्लूकोज पाए जाते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस ग्लूकोज ये दोनों पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो यांत्रिक तरंगे ध्वनि तरंगे होती हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे और प्रकाश तरंगे। ठीक है, ये सब क्या हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। अब आगे है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, द्रव की प्रकृति के अनुसार घट या बढ़ सकती है। तो इसमें है, जब यानी कि ताप बढ़ाते हैं तो श्यानता क्या हो जाती है? घट जाती है। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर 10 होता है। ठीक है, तो नैनोमीटर 10 कितना? 10 मीटर की बात हो रही है, तो 10 होता है। अब मिलीमीटर हो जाता तो 3 कम कर देते, 10 यानी 7 मिलीमीटर हो जाता। सेंटीमीटर करता तो 10 8 सेंटीमीटर हो जाता। एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है। भू स्थिर का मतलब क्या हुआ? कि जमीन के ऊपर वो क्या हो? स्थिर रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही जगह पर, तो जो 24 घंटे का होगा वही क्या हो जाएगा? एक जगह पर, क्योंकि 24 घंटे में हम भी घूमते हैं, वो भी 24 घंटे में घूमेगा, इसलिए एक जगह पर स्थिर दिखाई पड़ेगा। उसे बोलते हैं भू स्थिर। किसी एक स्थान के ऊपर ठीक जो है वो टंगा रहेगा। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेफ्लॉनओन यानी इथिलीन, यही वाला है, पहला वाला ही सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? तो तांबे के मिश्र धातु का मतलब क्या हुई? इसमें किसमें तांबा पाया जाता है? तो इसमें पीतल में। पीतल और कांसा जो है ये तांबे का यानी तांबे से मिश्रित होते हैं, मिश्र धातुएं हैं तांबे की। प्रश्न संख्या 100 है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है केवल इलेक्ट्रॉनों द्वारा, केवल होल्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉन और होल्स के द्वारा, न इलेक्ट्रॉन के द्वारा और न ही होल्स के द्वारा। तो इसमें एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल्स के दोनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा विद्युत चालन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स, ये इलेक्ट्रॉन होता है और ये होल्स होते हैं, इनके द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये IUCN, ठीक है, IUCN, इसी को यानी कि यही कहा जाता है। इतना ही याद रख लीजिए, इतना ही पर्याप्त है। IUCN की रेड डाटा बुक। उत्तराखंड में बांज भुरांस के पौधे हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वन, समशीतोष्ण, उच्च पर्वतीय वन या उपरोक्त सभी। तो ये बांज और बुरांस ये समशीतोष्ण वनों की विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। किसमें? देखिए, इन सीटू और एक्स सीटू और जीन पूल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन सीटू का मतलब होता है राष्ट्रीय उद्यान। इन सीटू का मतलब है किसी भी चीज को उसकी उसी जगह पर संरक्षित करना। ठीक है, ये यहीं पर पाई जाने वाली वस्तु है, इसे यहीं संरक्षित करिए, इन सीटू बोला जाता है। और जब यहाँ की वस्तु है, ये यहाँ से उठा करके इसे यहाँ संरक्षित किया जाए दूसरी जगह, तो एक्स का मतलब बाहर, इन का मतलब अंदर, तो एक्स सीटू कहा जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान किस लिए बने जाते हैं? इन सीटू संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। अब जैसे चिड़ियाघर है, वो एक सीटू, जानवर को ले जाकर चिड़ियाघर में रखा जाएगा। हार्बेरियम एक सीटू है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो बताइए कौन सा था? जानते हैं आप लोग? यहाँ कान्हा या जिम कार्बेट, नंदा देवी राष्ट्रीय राजा जी, तो जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। तो ये निर्विवाद रूप से इसे क्या किया जाएगा? बताया जा सकता है कि जिम कार्बेट भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। समानांतर फसल का एक उदाहरण है। समानांतर का मतलब क्या हुआ? एक साथ जो बोई जाने वाली फसलें होती हैं, यानी कि दो भिन्न भिन्न विकास
की आदतों वाली फसलों को क्या किया जाता है, चयन किया जाता है, जिनमें दोनों फसलें के बीच कोई प्रतियोगिता नहीं होती और दोनों फसलों एक साथ अपनी पूरी उपज का शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें जैसे गेहूं, सरसों, गेहूं, कपास और गेहूं, ज्वार और आलू और धान नहीं, ये नहीं होंगे। इनमें होगा गेहूं और सरसों, तभी तो गेहूं और सरसों एक साथ बोई जाती है। निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। ठीक है, अब देख लीजिए आप लोग लोअर में, तो रिपीट करता है क्वेश्चन ये जरूर। तो इसमें यूनिक्स, जावा, ओरेकल और एमएस ऑफिस, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है, तो यूनिक्स। और उसमें ही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो वहाँ क्या था, जावा नहीं था। ठीक है, तो वहाँ जावा नहीं था। निम्नलिखित में से यानी कौन सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है, रैम, रोम, कैश स्मृति, द्वितीयक स्मृति या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कैश स्मृति होती है। यह बहुत ही उच्च गति की अर्धचालक स्मृति होती है, जो कि सीपीयू की गति को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, ये मुख्य स्मृति और सीपीयू के मध्य एक बफर का कार्य करती है। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और ये देखिए, सिंप्लेक्स का मतलब है कि आप ट्रांसमिशन पहले समझिएगा, इसका मतलब है कि आप सिर्फ उधर से जो आपको दिखाया जाएगा ना, सिर्फ आप वही देख पाएंगे। आपको जो है यानी कि आप चाहें तो वो नहीं देख सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या चीज़ हो गया, आधा उधर से जब दिखाया जाए और आधा इधर से। हाफ डुप्लेक्स जो है ना, आप लोग कभी सुनते होंगे कि जब वो उसमें पुलिस वाले वो जो वाकी टाकी प्रयोग करते हैं, उसमें जब एक बोलता है तो एक सुनता है और फिर बोलता है ओवर तो दूसरा बोलता है, तो ये हाफ डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स का मतलब जैसे हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, हम जिस समय चाहें उस समय बात करते रहते हैं, उधर वाला भी सुनता है, इधर वाला भी सुनता है। तो सिंप्लेक्स का मतलब सिर्फ यानी कि एक तरफ से इधर से ही जो बोला जाएगा या इधर से ही यानी कि वो सुना जाएगा, सिर्फ यानी कि देखा जा सकता, उसमें इधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, और फुल डुप्लेक्स में एक साथ प्रतिक्रिया होगी। हाफ डुप्लेक्स में एक जब बंद करेगा तो दूसरी प्रतिक्रिया देगा। फिर है प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा, ट्रांसमिशन एक्सचेंज में इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने में किया जाता है, तो उसका नाम है आईपी एड्रेस। जानते हैं, तो टीसीपी और आईपी, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। तभी बोलते हैं ना आईपी एड्रेस क्या है, तो इसी का प्रयोग किया जाता है। और इसलिए हर एक को भेजने वाले का आईपी एड्रेस एक निश्चित होता है। कौन सा सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, कुल 6 लेयर होती हैं। अब इसमें अब इसका हार्डवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इसमें सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में हार्डवेयर एज ए सर्विस ये नहीं होता। हार्डवेयर का मतलब ये जैसे मोबाइल का है भाग जो देख रहे हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है वो सॉफ्टवेयर होता है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ, 1949 में हुआ था, आप लोग जानते हैं। तो 1949 इसमें सिर्फ एक है, तो 1 अगस्त 1949। महाभारत में कुणिद नरेश किसको यानी कि किस नाम से जाने जाते थे, सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विश्रेष्ठ या द्विज के नाम से जाने जाते थे। तो किसके द्वारा जाने जाते थे, द्विश्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे, कुणिद नरेश। फिर है उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या था, तो ऐतिहासिक नाम गोविषाण और गंगाद्वार या ब्रह्मपुर या बाड़ाहाट। ठीक है, तो पुराणों में इसे बाड़ाहाट के नाम से जाना जाता है। किंगरी बिंगरी नीति माड़ा, ये क्या है, ये पता है आपको, दर्रे हैं, बिल्कुल क्लियर है। इसमें कह रहा है चिराग सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो चिराग सेन क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, ये हॉकी। तो ये चिराग सेन बैडमिंटन से संबंधित हैं। मौड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, उत्तरकाशी, चमोली,
पाली पछाऊं, जौनसार, रवाई या रानीखेत? तो ये यही है, पहली पछाऊं, जौनसार, रवाई। इसमें मौड़ मेला। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग जानते हैं, टिहरी से आए ज्यादातर इसका आंदोलन किया था श्रीदेव सुमन ने। भारत में किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की गई है? तो न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की गई है तमिलनाडु में। ये भौतिक शोध संस्थान द्वारा निर्मित प्रयोगशाला परियोजना है। ये तमिलनाडु की में स्थापित की गई है। रियो पैरालंपिक्स में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था? तो दीपा मलिक गोला फेंक में, ठीक है, भाला फेंक, चक्का फेंक, तारा फेंक में किसी में नहीं। गोला फेंक में दीपा मलिक ने रजत पदक प्राप्त किया था रियो ओलंपिक में। पैरालंपिक की बात हो रही है और दीपा मलिक ने इस बार भी जीता है। ध्यान रखिएगा, पैरा मलिक यानी कि पैरालंपिक्स पूछ लिया है ना, अब ओलंपिक अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 120वां प्रश्न है, नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? बृहस्पति, मंगल, शनि या शुक्र? कैसिनी, तो कैसिनी किस पर है? कैसिनी शनि के लिए है, भेजा गया है, ठीक है। ये नहीं है कि वो अमेरिका वाली भी जो है ना शनि को शनि बोलते हैं इसलिए कैसिनी नाम दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? ये समस्या उत्पन्न हुई थी, इस कारण ये प्रश्न जो है ना पूछा गया है। तो 1993 और यही लागू है, ठीक है। फिर किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? यानी सबसे ज़्यादा बुलेट ट्रेन किस देश में है? तो कहाँ पर है? रूस, जापान, यूएसए, चीन। चीन में बुलेट ट्रेन सबसे ज़्यादा है। यानी कि बुलेट ट्रेन का जो उसकी पटरी की लंबाई की बात हो रही है वो है। किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानविकी पदक 2015 से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था अब्राहम वर्गीस को। अब्राहम वर्गीस ये चिकित्सक हैं, अमेरिका में रहते हैं और इन्हें राष्ट्रीय मानविकी पदक 2015 से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ था सीआरपीएफ को, ठीक है। सीआरपीएफ में सबसे पहले महिला बटालियन हुई थी, फिर उसके बाद पीएसएफ में, अब तो यानी कि फिर आईटीबीपी में। कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल यानी कि KSLCDI किन 3 देशों के मध्य का सहयोग है? तो कैलाश की बात हो रही है, तो कैलाश में क्या आएगा? भारत और चीन तो निश्चित आएगा ही, तो भारत और चीन। अफगानिस्तान तो होगा नहीं, बाकी तो और आएगा नहीं, तो यही होगा आपका उत्तर डी, भारत, चीन और नेपाल। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है? तो आईसीआईसीआई, आईडीबी, एक्सिस बैंक और बंधन बैंक। तो इसमें आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे पहले रोबोटिक यानी सॉफ्टवेयर रोबोटिक का प्रयोग किया है। इसमें आईसीआईसीआई बैंक ने इस सॉफ्टवेयर रोबोट जो प्रयोग किया है उसे खुदरा बैंकिंग, कृषि व्यवसाय, कोषागार और विदेशी मुद्रा के कार्यों के लिए तैनात किया है। यानी कि उन चीज़ों की जांच के लिए वो उसे बनाया गया है। वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों में रुपए में धन जुटा सकती हैं, वह क्या कहलाता है? आरबीआई बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, मसाला बॉन्ड या ओवरसीज बॉन्ड। कह रहा है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है मसाला बॉन्ड, ठीक है। तो इसे यानी कि ये रुपए जुटाने के लिए मसाला बॉन्ड जारी करते हैं। मसाला बॉन्ड एक प्रकार का कारपोरेट बॉन्ड है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? अच्छा, तो
ये हैं राधिका मेनन। राधिका मेनन हैं, इन्हें 2016 में समुद्री संगठन ने इनको ये दिया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 7 मछुआरों की जान जो है वो बचाई थी, और ये एक भारतीय टैंकर की कैप्टन है, और इसलिए इनको ये जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। 2017 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? ठीक है, तो होंगे उस समय कोई रहे होंगे, तो ये समय 2017 में थे आबू धाबी के युवराज। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बथुकंब किस राज्य का पर्व है? बथुकंब किस राज्य का पर्व है? ये तेलंगाना का अलग सही है, उड़ीसा का, गुजरात का, बिहार का तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये तेलंगाना का पर्व है। एस अगेंस्ट आर्ट्स, एज अगेंस्ट आर्ट्स किसकी आत्मकथा है? ये लिएंडर पेस की और सोमदेव देवबर्मन की है, सानिया मिर्जा की है, या महेश भूपति की है? ये सानिया मिर्जा की है। इसमें जो ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपने शुरुआती दिनों में जो जो इनको समस्या आई है, ठीक है, उनका इन्होंने वर्णन किया है। 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है? कुल 7 प्राच्य भाषाएं अभी दर्जा प्राप्त की हैं, उड़ीसा, गुजराती, डोगरी और बंगला। तो इसमें उड़ीसा को दिया गया था प्राच्य भाषा का दर्जा 2014 में, उड़िया को दिया गया था। प्राच्य भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए कई वो होती हैं, और कभी आप लोग बताइएगा, बोलिएगा, तो इसके विषय में एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा कि प्राच्य भाषा का दर्जा कैसे कैसे प्राप्त होता है, किन किन भाषाओं को मैंने मिला है। आप जानते हैं संस्कृत को तो बिल्कुल मिला ही होगा, पहली प्राच्य भाषा है संस्कृत। अभी तक कुल 7 भाषाओं को मिल चुका है। किस किस वर्ष भारत प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा? तो G20 फोरम की अध्यक्षता भारत किस वर्ष करेगा? यानी कि उस समय था तो 2018 में भारत ने G20 फोरम की अध्यक्षता की थी। अब देखिए, ब्रिक्स से फिर तीसरा क्वेश्चन आ गया। ब्रिक्स के पीछे लठ लेकर ये भाग रहे थे। पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तराखंड का। ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ नील। देखिए, यही क्वेश्चन वहां पर भी दिया था, और ये इसका उत्तर यहां पर दे दिया है। में से किस विषय से संबंधित थे? मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति। बिल्कुल अर्थशास्त्र से संबंधित थे। ठीक है, तभी तो उन्होंने दिया था नाम। फिर इसके बाद है 35वां। अब देखिए, यानी कि इसी प्रश्न को वहां पर दिया गया और इसी प्रश्न को यहां पर दे दिया है, तो इसका उत्तर देखकर कोई बच्चा कर नहीं लेगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था? बताइए। विक्रम साराभाई, जे.सी. बोस, सी.वी. रमन और होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो भाभा का तो मिला ही नहीं है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, इन्हें चंद्रशेखर लिमिट के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, और इनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, 35 के बाद 36वां है, 136वां प्रश्न। वैदिक देवमंडल निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना गया है? तो इसमें इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है। ठीक है, इसके बाद इसे पुरंदर और भी कई जो है नामों से जाना गया है। इसे कुशल योद्धा के रूप में प्रदर्शित किया गया है इंद्र को। मगध में नंदवंश का संस्थापन यानी कि संस्थापक कौन था? नंदवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसमें महापद्मनंद ने की थी नंदवंश की स्थापना। ठीक है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किए गए सैंड्रोकोटस कहा था? अच्छा सॉरी, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? तो सैंड्रोकोटस किसे माना गया, किसे कहा गया?
तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था इन्होंने। ये एस से कम समुद्रगुप्त को मत समझ लीजिएगा, पहला ये है, क्योंकि यूनानी लेखक की बात हो रही है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदंतपुर। तो कौन सा नहीं था? तो तक्षशिला मध्य पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें तक्षशिला होगा। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन किससे संबंधित है? गौतम से, ठीक है, ये यानी कि सभी संबंधित हैं किसी न किसी दर्शन से। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर की गई थी? तो ये इल्तुतमिश, जियाउद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, कुबतुत इस्लाम मस्जिद में, या अलाई दरवाजा में सबसे पहले प्रयोग की गई थी। घोड़ा के नालदार मेहराब। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, चिराग देहलवी, या बाबा फरीद। तो किन्हें माना जाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को माना जाता था महबूब ए इलाही। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था, तो वह कौन था? ठीक है, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। 50% तक भू राजस्व क्या करता था? वो वसूल करता था, ठीक है, क्योंकि प्रशासन इसे संभालना था। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो कौन सी शान फतेहपुर कही जाती है? इसमें बुलंद दरवाज़ा, तुर्की सुल्ताना का महल, या जामा मस्जिद, या शाहजादी अंबर का महल। तो ये जामा मस्जिद को कहा जाता है शान फतेहपुर। इसका निर्माण 1656 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। यह मस्जिद लाल और यानी कि लाल संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद यही है। कौन सी? जामा मस्जिद दिल्ली की, ठीक है, और जिसे शान फतेहपुर के नाम से जाना जाता है। तबकात ए अकबरी किसने लिखा था? तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था, ठीक है। तबकात ए अकबरी, इसमें मुस्लिम शासक अकबर की बात हो रही है, तो अकबर द्वारा जो भी भारत में शासन किस तरह से स्थापित किया गया उसकी बात का उल्लेख है। किस सिख गुरु द्वारा सिखों का खालसा के रूप में रूपांतरण किया गया? बिल्कुल बेझिझक 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। निम्नलिखित में से नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति किससे संबंधित है? डी अल्मेडा, अल्बुकर्क, या डुप्ले, या रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो इसमें डी अल्मेडा के द्वारा ये ब्लू वाटर नीति संबंधित है। इसके बाद है उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो काउंट लाली था, या फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले, या कोई नहीं। तो लाली जी जो है वो 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुए थे, और लाली द्वारा जो मद्रास में कब्जा करने का असफल प्रयास किया गया था, इसी को ही वांडीवास का युद्ध कहा जाता है, और ये अंग्रेजों द्वारा पराजित हुए थे। अब इसके बाद है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? रेगुलेटिंग एक्ट बिल्कुल नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 एक्ट, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है किस अधिनियम ने भारत में व्यापार में ईस्ट इंडिया के एकाधिकार को समाप्त किया था, ठीक है, यानी कि और लोगों के लिए भी खोल दिया था। तो ये था 1813, और 1813 में ही भारतीयों को पहली बार बजट पर प्रश्न पूछने का क्या मिला था? अधिकार प्राप्त हुआ था। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ठीक है, कॉटन को, स्मिथ को, ब्लेन को,
या रॉबर्ट स्मिथ को? अब देखिए बेयर्ड स्मिथ और रॉबर्ट स्मिथ दो हैं, तो इसमें कौन सा है? अब ये मत समझिएगा स्मिथ स्मिथ दो हैं तो इसमें से कोई भी हो सकता है। तो दक्षिण भारत में इस सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत जो माना जाता है आर्थर कॉटन है। आर्थर कॉटन ने ये ब्रिटिश के एक जनरल थे और ये एक सिंचाई इंजीनियर भी थे। इन्होंने दक्षिण भारत में नहरों का निर्माण करवाया और कपास की खेती को प्रोत्साहित करवाया। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोग बोर बहुत हो गए होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये हमारे जो प्रश्न थे 150 प्रश्न थे, इसमें देखा आपने कि 3-4 प्रश्न क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं लोअर में, तो पीसीएस में फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो एक बार इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, और यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? या आपको कहीं से मिले कि इसका उत्तर ये होगा तो आप मुझे उसके विषय में बता सकते हैं, जिससे कि दूसरे लोगों को भी हम क्या कर सकें, बता सकें। नहीं, वैसे तो कोशिश मैंने की है कि सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो एथेंटिक हों और सही सही हो। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से फिर वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए। बताइए हमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बात और, अभी तक आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग जो तैयारी कर रहे हैं हम लोगों को साथ मिल करके तैयारी अपनी कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई अच्छी तरह से करिए और खूब अच्छी तरह से करिए पढ़ाई। और एक सूचना मैं दे देता हूँ आप लोगों को कि अब जो है मैं कई लगभग 10 जो है वो अभ्यास प्रश्न इसी तरह के, यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर, वो करवा दूंगा आप लोगों को, इससे उत्तराखंड से संबंधित। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर उसको अटेंड कीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा। और मैं कल से ही शुरुआत करूँगा इसकी, कम से कम वैसे तो मैं तो कोशिश करूँगा कि 12 या 15 हो जाएं, लेकिन कम से कम 10 तो करवाऊँगा ही करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।